नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। वेलकम टू टेक्नो शेखर। फाइनली आज हम लोग अपने लास्ट लेसन यानी 8वें लेसन पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वेब की पब्लिशिंग और कुछ ब्राउजिंग के डिटेल्स। टॉपिक का नाम क्या है, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू। आपने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, मतलब आप एक अच्छा खासा ये हम लोग मान सकते हैं कि अब आपको एक वेब पेज की डिजाइनिंग बखूबी आ गई होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया होगा। जिसके हिसाब से मैं ये मान के रख रहा हूं, क्योंकि हम लोग लास्ट लेसन पे हैं आज के डेट में, तो इसमें ये माना जा रहा है कि आपको HTML और जो स्क्रिप्ट्स है उसकी नॉलेज अच्छी हो गई और आप एक अच्छा बेहतरीन वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। अब बात होती है वेब पब्लिशिंग की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेब पब्लिशिंग कौन सा स्टेप होता है, वेब पब्लिशिंग सबसे लास्ट स्टेज होता है जिसमें हम एक वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हैं। जैसे अभी आप डिजाइनिंग जो कर रहे थे उसको सिर्फ आप लोकल होस्ट यानी खुद पर ही देख रहे थे, अब चाहते हैं कि आपकी जो वेब पेज जो आपने डिजाइन किया होगा अपने पास उसको पूरी दुनिया देखे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना होता है, ये हम लोग सीखेंगे इसी लेसन में, लेसन 8 में। तो इस चैप्टर का पहला पॉइंट हमारा क्या है, HTML। HTML क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML का पूरा नाम है वो होता है, यानी जिसको आप कह सकते हो HTML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मेन मोटो क्या था, जितने भी जो भी आप वेब डिजाइनिंग करते हो इसमें जो स्ट्रक्चर लेआउट तैयार किया जाता है वो किसके माध्यम से तैयार किया जाता है, HTML के, यानी यह स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज की तरह काम करता है और ये आपके वेबसाइट या वेब पेजेस के कंटेंट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको जो है अक्टूबर 1986 में ISO द्वारा इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में शामिल किया गया था। HTML को एक सबसे ज्यादा इसकी खासियत ये रही कि इसका इस्तेमाल हम लोग एडिटिंग में ज्यादा करते हैं और सारी कंपनी जितने लोगों ने यूज किया इसका बखूबी इस्तेमाल एडिटिंग में किया, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि ये स्ट्रक्चर तैयार करने के काम में आता है वेब पेजेस डिजाइनिंग या वेबसाइट में, तो इसीलिए इस लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं HTML का। क्योंकि इस लेसन का पहला टॉपिक हमारा HTML ही है, इसलिए HTML के बारे में आप इतना डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर HTML के बाद आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब होस्टिंग का। तो जब भी आप कभी भी वेब पब्लिशिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वेब होस्टिंग का एक स्टेप फॉलो करना होता है। वेब होस्टिंग कहलाती क्या है, जैसे कि अगर आपको मकान बनाना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, यानी आपके पास इस जगह पर, धरती पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक भूमि होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए जिस पर आप क्या बना सकेंगे, मकान बना सकेंगे। वही प्रोसेस इसमें भी होता है कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक होस्टिंग लेनी होगी। होस्टिंग मतलब होता है स्पेस, जहां पर आप अपनी वेबसाइट के डेटा को ले जाकर सेव करेंगे। यानी होस्टिंग जो होता है, सर्वर पर वो स्पेस होता है जहां आप अपने वेब पेजेस से रिलेटेड कंटेंट ले जाकर सेव करेंगे। जैसे जो आपने सोर्स कोड बनाया होगा वो सोर्स कोड किसी जगह पर इंटरनेट पर सेव करेंगे तभी तो वो एक्सेस करेगा, आपके पर्सनल कंप्यूटर को तो एक्सेस करेगा नहीं। इसलिए वेब होस्टिंग का एक प्रोसेस होता है। मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं ऑनलाइन दुनिया में जो आपको होस्टिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। वो आपको होस्टिंग भी सेल करती है, फिर आपको डोमेन भी सेल करती है। अब डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस क्या है, डोमेन एक नाम होता है, जैसे उस वेबसाइट के मतलब आपके डेटाबेस तक पहुंचने के लिए कौन से नाम तक हम पहुंचेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप देख लो कि मान लीजिए आप तक मुझे पहुंचना है, जैसे आपका नाम अगर ABC है तो ABC कहाँ रहता है, तो लोग बताएंगे ना कि ABC इस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, इस नगर में रहता है, ये उसका स्टेट है, यानी इसको आपका पूरा बायोग्राफी जानना होगा कि आप कौन से प्रदेश में रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कौन से लोकेशन पे रहते हैं और आपका पिन कोड क्या है, तब जाके वो ABC तक पहुंचेंगे। सेम प्रोसेस वही है कि ABC क्या है, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। उसी तरह जब हम ऑनलाइन दुनिया में आते हैं, जब आप जैसे आपने कोई डोमेन नेम बताया, जैसे mitmgroup.com या technoshekhar.com, technoshekhar.in, ये तो डोमेन का नाम है।
लेकिन टेक्नोशेखर.in से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट के मटेरियल हैं, वेब पेजेज हैं जो बनाए गए होंगे, वो वेब पेजेज के सोर्स कोड कहां जाकर सेव हो रहे होंगे, क्योंकि टेक्नोशेखर.com इस डोमेन पर कहीं ना कहीं होस्टिंग परचेज किया है, यानी ये होस्टिंग मतलब इस पेज पर जाकर ये पूरे डेटाबेस इसके सेव हो रहे होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं GoDaddy का। GoDaddy भी एक ऐसी ही ऑनलाइन कंपनी है जो आपको डोमेन की सुविधा देती है, होस्टिंग की सुविधा भी देती है, फ्री मेल्स की भी सुविधा देती है, परचेजिंग की, मतलब कई चीजों की आपको सुविधा देती है। जैसे आपको वेब होस्टिंग का एक तरीका दिखा देते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पर। ये आपकी GoDaddy की वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आप डोमेन परचेज करना चाहते हैं या होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यूजर को, अगर आप पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको डोमेन विथ होस्टिंग दोनों परचेज करना होता है, क्योंकि होस्टिंग पर आप जाके अपने डोमेन से रिलेटेड और अपने डेटाबेस, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डेटाबेस को सेव करेंगे। होस्टिंग भी आप परचेज करेंगे और डोमेन भी आप परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप होस्टिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपको कई तरह की होस्टिंग मिलेगी। वेबसाइट होस्टिंग के लिए वेब होस्टिंग लाइनेक्स बेस्ड भी मिलेगा, मतलब आप लाइनेक्स सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। विंडोज बेस्ड भी आपको होस्टिंग मिलेगी। बिजनेस पर्पस के लिए आप होस्टिंग खरीदना चाहते हैं, आप रीसेलर हैं, रीसेलर मतलब आप खरीद के बेचना चाहते हैं कस्टमर्स को। वर्डप्रेस एक फ्री एप्लीकेशन है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है, और साइट मैनेजमेंट टूल्स, ये सब चीजें वर्डप्रेस की कंटेंट है। सर्वर की होस्टिंग भी है, यानी VPS होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर, ये पूरा कंटेंट होस्टिंग के पर्पस से है। खैर अभी जब हम लोग इस लेवल पे आएंगे कि आप वेब डेवलपिंग के कंटेंट में आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सके, तब आपको ये चीज और भी क्लियर होगी। फिलहाल हम लोग होस्टिंग की बात करते हैं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग क्या है। टाइप्स ऑफ द होस्टिंग में अगर हम बात करें, फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज आपको मिलती हैं, पहला। दूसरा, आपको शेयर्ड वेब होस्टिंग सर्विसेज मिलती हैं। तीसरा, आपको रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विसेज भी मिलती है। क्या अंतर है तीनों में? जो फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज होती है, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो यूजर को फ्री में होस्टिंग करने की भी परमिशन देती है। क्लाउड बेस्ड, जैसे कि वर्डप्रेस.com अगर आप वर्डप्रेस.com हुआ, जूमला हुआ, ये लोग आपको फ्री में देंगे कि आप साइट बना लो, ठीक है। तो वर्डप्रेस.com पर अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहां आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से या फिर किसी फेसबुक अकाउंट से आप वहां पर जाकर फ्री में वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और होस्टिंग भी उनकी फ्री में ले सकते हैं, बशर्ते जब आप अपना डोमेन रजिस्टर करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, जैसे आपने डोमेन खरीदा ABC नाम से, abc.wordpress.com, मतलब जब आप होस्टिंग लेंगे तो अगर आपने ऐसे किया है तो आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा, www.abc.wordpress.com, मतलब उसी को भी देख के पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का नाम wordpress.com से बनाया गया है। और अगर आप इसको हिडन करना चाहते हैं कि आपको किसी को पता ना चले कि आपने वेबसाइट कहां से बनाई है, तो उसके लिए आपको पेड होस्टिंग लेना पड़ेगा। अब पेड होस्टिंग में दूसरा ऑप्शन आता है शेयर्ड वेब होस्टिंग का। शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है? शेयर्ड वेब होस्टिंग में तब होता है कि जैसे लोग क्या करते हैं कि एक ही होस्टिंग खरीद लेते हैं। जैसे आपने 10 GB का स्पेस खरीद लिया, आपने 10 GB का कोई भी होस्टिंग स्पेस परचेज कर रखा है। अब हुआ क्या, आपने जो वेबसाइट बनाई वो पूरी वेबसाइट 2 GB में ही बन गई। 2 GB के अलावा 8 GB जो है आपका फालतू जा रहा है, ठीक है। तो आपने मान लो कि होस्टिंग खरीदी 3000 रुपए का, 3000 रुपए का आपने पर ईयर एक होस्टिंग कोई भी परचेज करी है, तो स्पेस कितना है, 10 GB है, और आपका काम चल गया कितने में, 2 GB में ही आपका काम हो गया। बाकी का जो 8 GB का स्पेस जो बचा हुआ है, आप उसमें चाहो तो और भी लोगों को होस्टिंग अपने इन पे बेच सकते हो। जैसे वो अगर 3000 रुपए नहीं लगाना चाहता है तो क्या हुआ, 10 लोग मिलकर 300 रुपए लगाकर 1 GB का होस्टिंग परचेज कर लो। मतलब इस तरह से कंटेंट ये होता है कि आपने होस्टिंग एक खरीदी, आप लोग को सस्ता भी पड़ रहा है और आप लोग एक ही होस्टिंग पर कई लोग अपना वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग। रीसेलर वेब होस्टिंग का क्या मतलब है? रीसेलर वेब होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने होस्टिंग खरीद ली, पहले आपके पास पैसा था तो आपने इस होस्टिंग को 3000 रुपए में खरीद ली। जब किसी और को इस होस्टिंग की रिक्वायरमेंट हुई तो आपने क्या किया, इसको 6000 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस तरह के कंटेंट क्या कराते हैं, रीसेलर वेब होस्टिंग में। या फिर आपने 3000, आपके पास पैसा है, आपने होस्टिंग खरीद ली,
बड़ा होस्टिंग कर लिया, जैसे 100 GB का स्पेस कर लिया। अब 100 GB का स्पेस करने के बाद आप यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप 1-1 GB आप उनको बेच रहे हैं, क्योंकि 1 GB या 500 MB की किसी भी जरूरत, आप उतने ही स्पेस उनको सेल आउट कर रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट आता है रीसेलर वेब होस्टिंग का, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कौन सा है, व्हाट इज HTML। HTML के बारे में हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसके ऊपर हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। इसके बारे में हमने डीपली पढ़ा हुआ है थर्ड लेक्चर में कि इसको टीम बर्नर-ली ने बनाया था, जिसका मेन मोटो क्या था कि हम लोग अपने वेबसाइट के वेब पेजेस को डिजाइन कर सकें। वेब पेजेस में टेक्स्ट, म्यूजिक, कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम लोग HTML के माध्यम से कर सकते हैं। और जो इसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इसका ये है HTML का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कोई दुनिया की कोई भी वेबसाइट जो आपने बनाई है उस पर आप जब व्यू पेज सोर्स करेंगे तो वो बिना HTML के पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे जो लैंग्वेजेस बनाए गए हैं जैसे C हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये इसका स्टार्टअप कहां से हुआ है, HTML से ही हुआ है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, जब कोई भी यूजर जब पहली बार वेबसाइट बनाता है तो उसको HTML से होकर ही गुजरना होता है, ताकि वो बेस समझ सके वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका HTML का। अब हमारा नया टॉपिक है कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो जरा इसके प्रोसीजर को समझ लीजिएगा। कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है। कॉमन मतलब सामान्य, गेटवे मतलब दो लोग के बीच में एक गेट की तरह काम करता है, इंटरफेस मतलब माध्यम। ये 3 प्रोसेस है। जब भी कभी आप वेबसाइट बनाते हैं तो जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट किसको भेजता है, वेब सर्वर को भेजता है। यानी वेब सर्वर मतलब क्या, जैसे मैंने भी बताया, जहां पे आपने होस्टिंग की, मान लो आपने GoDaddy पे होस्टिंग की है तो आपने GoDaddy ही ले लिया। अब इसको वेब सर्वर मानो। एक क्लाइंट ने होस्टिंग परचेज की GoDaddy से, तो क्लाइंट का इंटरफेस क्या हुआ, इस सर्वर से इंटरैक्ट कराना। जब भी कोई क्लाइंट वेबसाइट आपकी ओपन करेगा तो वो आपकी वेबसाइट को इस सर्वर से जोड़ेगा, ठीक। उसको क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। गेटवे क्या करता है, गेटवे मतलब अब आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको, CGI प्रोग्राम पर जाकर लिंक कराएगी। कैसे, जब आप HTML प्रोग्राम बनाते हैं तो जो HTML की कोडिंग आप करते हैं वो क्या होती है, वो स्टैटिक होती है, मतलब वो फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि उसी HTML का एक पार्ट होता है HTML प्लस CGI। अब ये समझो कि जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं HTML में, तो HTML और CGI एक ही पार्ट में होते हैं। HTML एक ऐसा टूल्स है जो स्टैटिक रहेगा, सोर्स कोड कॉमन रहेगा, लेकिन जो कॉमन गेटवे है, कॉमन तरीका वो है कि यूजर क्या क्या कीवर्ड डाल के सर्च कर रहा है। सपोज के लिए जैसे मान लो कि आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस पर CCC भी अवेलेबल है, O लेवल भी अवेलेबल है, टैली भी अवेलेबल है, जावा भी अवेलेबल है, .NET है, पाइथन है, HTML है, सारे लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन मैंने एक ही वेबसाइट पर दे रखा है। अब होता क्या है, यूजर कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है, यूजर ने मान लो कि अब मैं लिखा उसने बेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो अब वो बेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम नाम से तो हमने कोई कोर्स बनाया नहीं, वो तरीका, वो एक वे होगा, और वो वे कहां जाके सेव होगा, CGI पर। क्योंकि मैंने जो प्रोग्रामिंग बनाई है, मैंने जो वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने लिखा है कि हमारे वेबसाइट पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, CCC, O लेवल और टैली, ऑटोकैड, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब किसी ने ये 4 सर्च ना करके लिखा कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, ये कीवर्ड सर्च कर दिया। ये कीवर्ड क्या होगा, यूजर के सबको समझने का एक तरीका होता है, और वो कहां जाके सेव होता है, उसको वॉच करता है कौन, CGI। इसका मतलब CGI जो होता है मूवेबल होता है, CGI फिक्स नहीं होता है, होता तो HTML के साथ में ही है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है। वो क्लाइंट के वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, किसी ने हिंदी में ही सर्च कर दिया, किसी ने उर्दू में सर्च कर दिया, किसी ने तमिल में सर्च कर दिया, तो लेकिन मैटर तो एक ही होगा ना। अगर उसको CCC कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कहीं का हो,
ऑल ओवर इंडिया में कौन सी भाषा से वो सर्च करता हो, लेकिन मिलेगा क्या उसको, CCC का कोर्स ही मिलना है। तो इसी वे ऑफ थिंकिंग को सेव करने का काम कॉमन गेटवे इंटरफेस करता है, यानी कि ये आपका CGI प्रोग्राम करता है। CGI प्रोग्राम और HTML का कॉम्बिनेशन ही आपकी वेबसाइट बनाता है, लेकिन CGI क्या होता है, मूवेबल होता है। वर्किंग कैसे होती है उसको, इसीलिए इसको कॉमन बोलते हैं। ठीक है, CGI प्रोग्राम क्या होता है, कॉमन होता है, जो सबकी लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा। ये बहुभाषी लैंग्वेज को यूज करेगा। ठीक है, बहुभाषी मतलब समझ ही रहे हैं आप कि डिफरेंट टाइप के, अगर आप इंग्लिश यूजर हो, बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, कोई बात नहीं, CGI आपके मतलब को समझ जाएगा। आप हिंदी बहुत अच्छी जानते हो, लेकिन आप वही चीज मैंने कहा, कीवर्ड आपको पहुंचना CCC के कोर्स तक ही है, चाहे कुछ भी टाइप कर लो, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स टाइप कर लो, कंप्यूटर कोर्स फॉर 3 मंथ्स टाइप कर लो, नाइलेट कोर्सेज टाइप करो, तो भी आपको ये CGI लेके जाएगा कहां पर, CCC पर ही लेकर जाना है। और यही काम करता है CGI प्रोग्राम, इसीलिए ये एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है। CGI कैसा होता है, एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है, जबकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। उल्टा डिफरेंट थोड़ा सा होगा इसमें, आपको फिगर में उल्टा लिखा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन, यहाँ पे लिखा है गेटवे और यहाँ पे लिखा है इंटरफेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरफेस कहाँ पे काम करेगा, क्लाइंट यानी यूजर। अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम यूजर हैं, और क्लाइंट, अगर आपने google.com का सर्वर खोला तो गूगल क्या है, सर्वर है। तो क्लाइंट ने वेब सर्वर पे एक्सेस किया तो उनके बीच में क्या होगा, इंटरफेस होगा। अगर वेब सर्वर अपने CGI प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, गेटवे कहलाएगा। और CGI जो काम करता है उसका मतलब ये कॉमन से क्या मतलब है, कॉमन का मतलब ये कि किसी भी भाषा को सपोर्ट करेगा, कोई भी लैंग्वेज हो उसको ये सपोर्ट करेगा। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है कॉमन गेटवे इंटरफेस का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग डेटा शेयर करते हैं रन टाइम पर यानी इंटरनेट पर, तो हमें क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपने किसी दूसरे एंड्रॉइड मोबाइल से अपना कनेक्शन लिया हुआ है, आधा वीडियो अपलोड हुआ है, यानी आधा अपलोड हुआ है या चाहे आधा डाउनलोड हुआ है, तब तक आपके उस फोन का नेटवर्क खत्म हो गया। ठीक है, नेट स्लो हो गया, तो आपने क्या किया, उसी समय कनेक्शन को छोड़ के, उस नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क के डेटा को शेयर किया, यानी दूसरे कनेक्शन से अपनी कनेक्टिविटी बनाई और डेटा जहां तक लोड हुआ था उसके आगे फिर डाउनलोड होना या फिर अपलोड होना चालू हो गया। तो ये थीम क्या होता है, यही थीम होता है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड का। यानी कि रन टाइम पर जब हमें डेटा अपलोड करना हो या डाउनलोड करना हो तो उस समय हमें इस थीम की जरूरत पड़ती है। और ये काम करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स क्या होता है, रूल्स होता है। इंटरनेट पर डेटा इंटरचेंज करने का, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को तक भेजने के लिए रूल्स होते हैं, यानी जो नियम होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको इस प्रोसेस को करने में मदद डालेंगे। लेकिन आपके यहाँ 4 प्रोटोकॉल को हमें पढ़ना है। एक तो कनेक्शन लेस, दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसको समझते हैं। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल वो होता है जिसमें हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कनेक्शन मतलब क्या? कनेक्शन मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपको ना यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जिसके जरिए आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती है। जैसे कि BSNL, जैसे कि आपका जियो, जैसे कि आपका वोडाफोन, एयरटेल, ये क्या है? ये ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्यों? क्योंकि ये आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो नेटवर्क्स हैं, जैसे जियो हुआ, वो आपको जो डेटा देगा, ठीक है, वो कनेक्शन लेस में नहीं आएगा। अगर आपको उस किसी डेटा को सेंड करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड में हो जाएगा। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वो कनेक्शन लेस में हो जाएगा। ठीक, अभी ये डाउट क्लियर है? अब सोचो कैसे, कौन सा नेटवर्क है आप यूज भी करते हो, आप इसको भी यूज करते हो, आप इसको भी यूज करते हो। यहाँ के एग्जाम्पल में आप समझ लो, जैसे आपका ब्लूटूथ है, आपका शेयर इट है। ठीक, कनेक्शन लेस में ब्लूटूथ और शेयर इट, यहाँ पर क्या होता है, ब्लूटूथ और शेयर इट को ऑन करने के लिए क्या आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, इसलिए वो किस में आएगा? कनेक्शन लेस में आएगा। जैसे आपने डेटा अगर शेयर किया ब्लूटूथ, एक खामी यही होती है इसमें कि यहाँ पर जो आपको डेटा शेयर करना होता है कनेक्शन लेस में, वो एक एक करके जाता है, यानी एक पैकेट
डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, एक एक पैकेट के अनुसार होगा। एक बार एक गाना आपने भेज लिया या एक फोटो आपने शेयर कर ली, दूसरी बार दूसरी फोटो शेयर की, तीसरी बार तीसरी फोटो या फिल्म शेयर की, यानी डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, पैकेट के फॉर्म में हो रहा है। ये जो ट्रांसमिशन होता है ये स्लो भी होता है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होगा, क्योंकि आपके पास कनेक्शन है यानी इंटरनेट कनेक्शन है, किसी आईएसपी की मदद से आपको कनेक्शन मिल रहा है, तो उसके एग्जांपल जैसे ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, ये किस में आएगा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड में आएगा, क्योंकि इसको ये वीडियो कॉलिंग वगैरह जो है बिना कनेक्शन के पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड में ये सारी चीजें आ जाएंगी। फायदा देखो, यहाँ पर भी जाता तो यहाँ पर भी पैकेट के रूप में ही है, लेकिन ईमेल में एक साथ आप 10-15 ईमेल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं और एक ही बार फटाक से सेंड कर देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। यानी पैकेट में जाता है लेकिन एक साथ आप मल्टीपल पैकेट्स को भेज सकते हैं किसी को भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही होता है, चैटिंग में भी वही होता है, एक साथ आप धनाधन कई लेटर, कई डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं चैटिंग के जरिए। लेकिन शेयरिंग और ब्लूटूथ में एक एक करके पैकेट जाता है, यही दोनों में खासियत है। यानी आपने समझा कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बारे में। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है, स्टेट लेस और स्टेट फुल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, स्टेट लेस प्रोटोकॉल और स्टेट फुल प्रोटोकॉल। स्टेट मतलब क्या होती है, अवस्था। स्टेट मतलब क्या होती है, अवस्था। क्या मतलब है इसका दोनों में, स्टेट लेस जो प्रोटोकॉल होता है वो ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसमें एक बार क्लाइंट ने कोई काम किया तो वो उसके रिकॉर्ड को अपने पास सेव नहीं रखता है। यानी इसके स्टेटलेस प्रोटोकॉल में सर्वर को कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्लाइंट ने क्या क्या स्टेप फॉलो किया है। जैसे कि एटीएम मशीन में जब आप अपना कार्ड आप जाएंगे तो बोलेगा प्लीज एंटर योर कार्ड। आपने कार्ड लगाया, आपने अपना पिन कोड डाला, जो जो भी स्टेप आपने फॉलो किया वो आपके रिकॉर्ड को कहीं भी सेव नहीं रखता है, तभी आप सिक्योर होते हो, ठीक है। तो वो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, वहां पे प्रोटोकॉल काम कर रहा है स्टेट लेस, यानी वो आपकी किसी भी अवस्था को सेव नहीं कर रहा है। इसके अलावा वो प्रोटोकॉल जहां पर आपकी एक एक स्टेप को सेव किया जाता है, ठीक है। कब आप कौन सी वेबसाइट को, जैसे आप इंटरनेट यूजर हो, आप किसी भी जैसे गूगल क्रोम चला रहे हैं, ओपेरा चला रहे हैं, आप तो आपकी हिस्ट्री सेव होती है कि आपने कौन से टाइम पर कौन सी वेबसाइट देखी है, क्या क्या किया है, सारी चीजें वहां पर आपको सेव होके मिलेंगी, जिसको आप कुकीज बोलते हो। या आप सेटिंग में जाके देखो, आपको सारी चीजें आपने कब कब क्या क्या किया है वो आपके हिस्ट्री में जाके सेव होती है, वो किसी भी ब्राउजर की बात हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो स्टेट फुल प्रोटोकॉल होता है। सेम प्रोसीजर में जब आप कोई शॉपिंग कार्ट से शॉपिंग करते हो, मान लीजिए आपने अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग करी है, तो आपका पूरा रिकॉर्ड, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपने कब शॉपिंग की, कैसे शॉपिंग की, कितना पेमेंट दिया, आपको बिल इनवॉइस, सब कुछ क्या होता है, सेव होता है। यानी यहाँ पर आपकी सारी अवस्था को, सारे रिकॉर्ड को, सारे स्टेप को सेव किया जाता है, इसीलिए इस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, स्टेट फुल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग। तो पहले वेब पब्लिशिंग क्या होती है, वेब पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि आपने पूरा वेब पेज अपना डिजाइन कर लिया है, आपके पास एक होस्टिंग भी है, आपने एक डोमेन परचेज भी कर लिया है, तो अब क्या करोगे, वेबसाइट को अपनी पब्लिश करोगे ताकि वर्ल्ड वाइड वेब पे दुनिया में सारे लोग उसको आपको इंटरनेट पे देख सके। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, चाहे गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी एक ब्राउजर आपके पीसी में होना चाहिए। वेब एक सर्वर होना चाहिए, वो सर्वर जैसे google.com, आप गूगल पे सर्च करिए www.google.com, ये क्या है, एक वेब सर्वर है जिसको आप सर्च इंजन भी बोलते हो, ठीक है। वेब कुकीज का भी एक प्रावधान होता है। वेब कुकीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कई बार गूगल टाइप कर दिया या आपने टेक्नोशेखर कई बार टाइप कर दिया, कोई भी वर्ड आपने कीवर्ड टाइप किया, अगली बार जब आप फिर से वो वर्ड डाल रहे हैं तो जैसे आपने 2 लेटर लिखा तो अगला पूरा लेटर वहां पर आ जाता है। ये क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहां पे जाके सेव होती है, वो इन्फॉर्मेशन जाके सेव होती है किसी स्टोरेज में जिसको हम कुकीज बोलते हैं, ठीक। तो कुकीज आपके डेटा पर, आपने जो भी चीजें सेव करी, आप व्हाट्सएप पर देखिए, आपने एक लाइन लिखा कुछ भी, ठीक है, आपने एजुकेशन लिखना है, आपने edu टाइप किया, तब तक पूरी स्पेलिंग आ गई थी, तो वो क्या होता है, वो कुकीज होता है। यानी जब आप पहली बार वेब पब्लिशिंग करेंगे तो
वेबसाइट को देखने के लिए आपके पास इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यही मेजर कंपोनेंट्स हैं वेब पब्लिशिंग के। अगला टॉपिक है वेबसाइट की मेंटेनेंस। वेबसाइट की मेंटेनेंस से आपका क्या तात्पर्य है? जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो पब्लिशिंग तो हो गया, मान लीजिए आपने वेबसाइट बना भी ली और उसको पब्लिश भी कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है क्योंकि आज के डेट में हर दिन हर घंटे लाखों वेबसाइटें बनती हैं। अब आपकी वेबसाइट कहीं ऐसा ना हो कि यूजर से छिपी की छिपी रह जाए, यूजर आपकी वेबसाइट तक पहुंच ही ना पाए कभी, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए वेबसाइट को मेंटेन करना बेहद जरूरी होता है। मेंटेन करने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत अट्रैक्टिव हो, रिक्वायरमेंट जैसी यूजर को हो। यानी आपने कोई ऐसी घिसी पिटी वेबसाइट बना दी जिसका मार्केट में कोई वैल्यू ही ना हो और यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो आज के डेट में, तो ऐसी वेबसाइट बना के आप क्या करोगे? क्योंकि आप यूजर उस तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप वो चीज बनाओ जो यूजर को मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट हो। फिर अगर आपने रिक्वायरमेंट बेस्ड वेबसाइट बना दी तो बार बार आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। कई बार आपको उसको हिट कराना पड़ेगा ताकि वो जो है कभी भी कोई सर्च करे ये लगे कि अगर एक वेबसाइट आपने बना के छोड़ दी, कभी आपने खुद उसको एक्टिव नहीं किया, खुद उस पर नहीं गए, तो वो यूजर क्यों जाएगा? अगर जो वेबसाइट हिट नहीं होती वो इतनी दबी चली जाती है पीछे कि उसको खोजना पड़ता है, मतलब जिसको उसका यूआरएल मालूम होगा वही उस तक पहुंच पाएगा। इसीलिए वेबसाइट का मेंटेनेंस बहुत बेहद जरूरी है। वेबसाइट अपडेट का मतलब क्या है? अपडेट का मतलब यही चीज कि अगर मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाई जो 80 के दशक में स्टैटिक थी, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, मतलब बुरी टाइप में, कलर कॉम्बिनेशन नहीं था। मार्केट में नई जनरेशन के हिसाब से उसमें अपडेट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल बेस्ड है। ज्यादातर यूजर वेबसाइट को डेस्कटॉप और लैपटॉप पर खोलने से ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो प्ले स्टोर में एप्स पे, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड यूजर की संख्या ज्यादा है, मोबाइल यूजर की संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आपने अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस को या अपने कंटेंट को नई जनरेशन के हिसाब से कन्वर्ट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो वो चीज आपकी फिर फ्लॉप होती जाएगी, फिर यूजर आपके सिनेरियो से घटते चले जाएंगे। यही सिनेरियो रहा आर्कुट का। आर्कुट जो एक वेबसाइट थी वो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट 2008 तक मानी जाती थी। 2008 में फेसबुक ने जब एंट्री मारी, आर्कुट ने अपना अपडेशन नहीं किया, ठीक है। अपडेशन न करने की वजह से थी तो वो फेसबुक से भी बढ़िया साइट, लेकिन आज की डेट में आर्कुट जो है क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट था और वो मार्केट से फ्लॉप हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपडेट्स की वजह से कंटेंट में दम नहीं था। वेबसाइट कंटेंट का मतलब भी वही चीज है कि आपके कंटेंट में दम, यानी आर्कुट ने जो चीज दी वो यूजर को रिक्वायर थी नहीं, क्योंकि यूजर को आज के डेट में वो वेबसाइट चाहिए जिसपे वो चैटिंग भी कर ले, जिसपे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर ले, जिसपे वो अपने दोस्तों का ग्रुप भी बना सके, ठीक है, जिसपे वो बिजनेस भी एटलीस्ट कर सके। फेसबुक उस हिसाब से सोशल नेटवर्किंग साइट में नंबर 1 पोजीशन पे है, क्योंकि फेसबुक आज के डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना चुका है और उसको हिट करना, उसने फेसबुक और यूट्यूब को हिट करना सबके बस की बात आज के डेट में नहीं है, क्योंकि जबरदस्त सर्वर यूज किया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो डेली अपनी चीजों पर अपग्रेडेशन करते रहते हैं, अपने कंटेंट को ध्यान देते हैं, अपने अपडेट्स पर लागू रहते हैं कि डेली अपडेशन उनको करना ही करना है। फिर वेबसाइट की मेंटेनेंस भी वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो एक अच्छी वेबसाइट की क्वालिटी यही है कि उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए और अपडेशन रेगुलरली या वीकली होना ही चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का। अभी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का क्या सिनेरियो होता है वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग में? जैसे कोई भी वेबसाइट जब आप पब्लिश करने वाले हो तो पब्लिश करने से पहले इस चीज का जरूर आप ध्यान रखो कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक सिस्टमैटिकली मैनेज्ड है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका डेटा कोलैप्स हो जाएगा। खुद कोडर भी उसको ढूंढ नहीं पाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिसके कुछ आपने मेन्यू बनाए हैं, जैसे होम, कॉन्टेक्ट अस, स्टूडेंट कॉर्नर, जैसे आपकी वेबसाइट पर दिख रहा है itmgroup.com पर होम का, कॉन्टेक्ट अस का, स्टूडेंट कॉर्नर का। ये क्या है? ये एक पैटर्न है। जैसे भी आपने होम पर क्लिक किया आपको होम वाले सारे कंटेंट दिखेंगे, जब आपने कोर्सेज पे क्लिक किया तो आपको कोर्स के सारे कंटेंट दिखेंगे,
जब आपने स्टूडेंट कॉर्नर पे या सर्विसेज MITM ग्रुप की सर्विसेज पे क्लिक किया तो आपको अलग अलग कंटेंट दिखने वाले हैं। सबसे पहला प्रोसीजर क्या था कि होम मतलब फाइल का नाम रखा गया, यानी अगर डॉक्यूमेंट को आप मैनेज करोगे तो आपको 4 स्टेप्स जरूर ध्यान रखने हैं। एक तो फाइल का नाम होना चाहिए प्रॉपर, जैसे मैंने रखा होम, कोर्स और स्टूडेंट कॉर्नर एटसेट्रा। तो वो क्या है, फाइल का नाम। जैसे होम पे क्लिक किया तो ये फाइल ऑर्गेनाइजिंग सेकंड स्टेप होता है कि जब आपने नामकरण कर लिया अब उसको ऑर्गेनाइज करो एक अच्छे प्रोसेस में। जैसे कोई भी यूजर जब होम पे क्लिक करे तो उसको वही चीज बार बार दिखाई दे, क्योंकि होम में ऐसा ना हो कि होम की चीजें उठ के कहां दिखने लगे, स्टूडेंट कॉर्नर में दिखने लगे। क्यों? क्योंकि इसी को कहा जाता है फाइल के ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही और सिस्टमैटिक प्रोसेस में। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट मैनेज करोगे तो फाइल का सबसे पहले नाम रखोगे, कहां उस किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको फिर उसके ऊपर ध्यान दोगे। अपलोडिंग कैसे करना है, डेटा अपलोडिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि डेटा अपलोड कैसे करोगे। मतलब कि जैसे आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर रहे हो तो अगर आपने कोई फाइल अपलोड कर दी और उसका बैकअप बनाना आप भूल गए, क्योंकि बैकअप मतलब 4th स्टेप है आपका। अगर आपने बैकअप नहीं बनाया तो क्या होता है, मान लो कि आपने जैसे अपने लैपटॉप में कोई भी अगर डी ड्राइव से कोई भी डेटा पेन ड्राइव में डाल दो, आपने कट किया और पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया। अचानक क्या हुआ, किसी सिस्टमैटिकली क्रैश की वजह से, चाहे पावर बैकअप, मान लीजिए पावर क्रैश हो गया, पावर नहीं आ रहा है तो लैपटॉप ऑफ हो गया, किसी भी कंडीशन में लैपटॉप हो गया या आपका डेस्कटॉप ऑफ हो गया, तो क्या होगा, क्योंकि आपने कट कर दिया था और पेन ड्राइव के लिए पेस्ट कर दिया था, तो आपका डेटा जो हो सकता है मे बी लॉस हो सकता है, खत्म हो सकता है। दोनों जगह से आधा डेटा अगर ट्रांसफर हुआ है और आधा अगर नहीं ट्रांसफर हुआ है, उस कंडीशन में ऐसी चीजें, ऐसी पॉसिबल लॉसेस होती हैं कि आपका डेटा क्या हो गया, क्रैश हो गया। इसीलिए कभी भी डेटा को अपलोड करने से पहले उसका बैकअप जरूर बनाएं। इसीलिए क्या करते हैं, जब पेन ड्राइव में डेटा आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी का यूज करिए, ना कि कट का, क्योंकि हो सकता है कॉपी में क्या होता है कि डेटा का बैकअप आपके जगह पे बना हुआ होता है। जब पेन ड्राइव में पूरी तरह कॉपी हो जाए और आपको लगे कि आपको लैपटॉप पे डेटा नहीं रखना है तो आप उसको डिलीट कर दें। पहले ही कट पेस्ट करने की कोशिश न करें, अन्यथा कभी अगर आपने बैकअप नहीं बनाया, जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप लगा दी है पावर प्लग में और आपके लैपटॉप की बैटरी काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, लाइट जाते ही आपका वहीं पर अपने आधा डेटा भेजा, क्रैश हो गया। तो इन चारों पॉइंट से आपको ध्यान देना है डॉक्यूमेंट को मैनेज करते समय। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है, फाइल नेम, फाइल की ऑर्गेनाइजिंग, अपलोडिंग और बैकअप। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, वेब पेज डिजाइन, कॉन्सिडरेशन एंड प्रिंसिपल, या इसको आप वेबसाइट प्लानिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आपके वेबसाइट बनाते वक्त उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, कौन से सिद्धांत पे वो काम करेगा, या आप कह सकते हैं कि एक वेबसाइट प्लानिंग के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल ऑफ द वेब। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से आप उस वेबसाइट को बना रहे हैं, ये शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप इंटरटेनमेंट के पर्पस से कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई एजुकेशन के पर्पस से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो गोल तो क्लियर होना चाहिए ना कि आपका जो वेबसाइट है वो कौन व्यूअर देखेगा। एंटरटेनमेंट पे जो बिलीव करता है, जैसे जिसको म्यूजिक सुनना, हिंदी म्यूजिक सुनना पसंद है वो आपकी वेबसाइट देखेगा, कि जिसको रॉक म्यूजिक सुनना पसंद है वो देखेगा, या जिसको पढ़ाई लिखाई करना है वो देखेगा। तो गोल ऑफ द वेब आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, टारगेट ऑडियंस, वही चीज कि आपका ऑडियंस कौन है ये भी क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपने मान लो, जैसे मैं एक कंटेंट तैयार किया टेक्नोशेखर का, तो मुझे मालूम है कि टेक्नोशेखर ऐप को कौन वॉच करेगा। ऐसा तो है कि टेक्नोशेखर ऐप पर 60 के लोग नहीं वॉच करेंगे, क्योंकि 60 साल के ऊपर के लोग SSC और O-level नहीं करने वाले हैं। कौन देख रहा है, 18 से 35 साल के या 18 से 40 साल के बीच के लोग इस चीज को, क्योंकि उनको जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज वो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो ये ऑडियंस क्लियर होता है कि हमारा ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस। ये भी आपको ध्यान रखना होता है किसी भी एक वेबसाइट को बनाने से पहले कि आपको कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। मार्केट वैल्यू, अच्छा जो भी कंटेंट आप बनाने वाले हो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया और जिसको पब्लिक पूछ ही नहीं रही,
ठीक है, पब्लिक को उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो उस तरह की वेबसाइट अगर बनाएंगे तब भी आपकी वेबसाइट फ्लॉप होने वाली है। तो मार्केट वैल्यू को जरूर ध्यान दीजिए। जैसे अभी कंटेंट हम लोग कौन सा दे रहे हैं, CCC का O लेवल का कंटेंट दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर क्लासेस दे रहे हैं। तो ये कंप्यूटर क्लासेस हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट अभी यूथ को है। अगर मान लो आज की डेट में हम यहाँ पर कैलकुलेटर चलाने की विधि आपको बताते तो आप देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि घर घर कैलकुलेटर पहुंच चुका है और उससे यूजर जो है बोर हो चुका है। उसके लिए कोई किसी ट्यूटर की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए मार्केट वैल्यू किस चीज का है वो देखकर ही आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें या उसको बनाएं। कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए। कंटेंट किसी वेबसाइट को हिट कराने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, कंटेंट ही होता है कि आप किस तरह के कंटेंट का यूज कर रहे हो। मान लो कि आपने प्रचार खूब बढ़िया बढ़िया कर दिया और जब किसी ने कोई आपकी वेबसाइट पर आया तो आपके पास कंटेंट में इतनी जान ही नहीं थी या इतनी क्वालिटी ही नहीं थी कि जो यूजर इतने देर तक आपको झेल पाए, अब तक रुक पाए। तो इसलिए कंटेंट को जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट क्या है। ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ह्यूमन रिलेशनशिप बरकरार रहे, यानी मानवता बरकरार रहे। आप कुछ ऐसा कंटेंट न दो जो समाज के हित में न हो, ठीक है, जिसका अब मान लो आपने वेबसाइट बनाई जिसके आपने अब्यूजिंग लैंग्वेज का खूब इस्तेमाल किया, तो उस तरह की वेबसाइट मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ के जाएगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने थोड़ा बहुत सुनने के लिए सुन लिया 2 मिनट के लिए, लेकिन वो न तो एजुकेशन में आएगी, वो फालतू टाइप में आ गई वेबसाइट। तो आप ह्यूमन रिलेशनशिप को जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी वेबसाइट का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोकेशन ऑफ होस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि जैसे कि कभी जब आप होस्टिंग करोगे तो आपको लोकेशन कौन सी है या किस लोकेशन पे आप होस्टिंग कर रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप सस्ते किसी सर्वर पर जाकर अपनी होस्टिंग कर लेते हैं, अब क्या होगा, अब जब कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो सर्वर ही आपका इतना लुंज पुंज है कि वेबसाइट को ओपन होने में ही बहुत समय ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान दो कि आपकी जो होस्टिंग है वो कौन से लोकेशन पर है, ताकि कोई भी जो यूजर है, क्लाइंट है, वो जब वेबसाइट को डिजाइन करे या सर्च करे तो उसको आपके होस्टिंग की वजह से फास्ट स्पीड मिले और तुरंत आपकी चीजें दिखे। ऐसा ना हो वो खुलने में ही बहुत ज्यादा समय ले। साइट अपडेशन का मतलब, अगर एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं आप और चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट चले, तो रेगुलरली अपनी वेबसाइट को अपडेट जरूर करें, यानी नई जनरेशन के साथ, नई चीजों के साथ, चाहे कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं एक तरह के साइट को देखते देखते। अगर एक ही तरह की साइट है जो लाइफ टाइम चलती है तो उसको देख के भी लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए अपडेशन साइट में जरूरी है, कुछ फीचर्स बढ़ने चाहिए। अब आप वीकली अपडेट कर लो, आप मंथली अपडेट कर लो, आप ईयरली अपडेट कर लो, कैसे भी जैसे भी आपको पॉसिबल हो। तो अगर अच्छी वेबसाइट का मतलब ये है कि आपको उसमें अपडेशन करना होता है। रिड्यूस ट्रैफिक का मतलब क्या है? अच्छा, वेबसाइट जब भी बनाई जाए तो ये ध्यान रखो कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसा है, ठीक है। और अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, वैसे सर्वर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जांपल के रूप में जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की अचानक से वैकेंसी निकलती है, आप देखो उसकी साइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, बैठ जाती है, क्योंकि ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी रेलवे की कोई साइट है, रेलवे की साइट कभी कभी क्या होती है, इतना कस्टमर एक ही साथ बुकिंग चालू कर देते हैं कि वो क्या, जैसे दिवाली हो गया या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो गया, तो उस समय क्या होता है, साइटें क्या हो जाती है, बैठ जाती है, जिसको आप बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। तो इस ट्रैफिक को रिड्यूस करना होगा अगर आपकी एक अच्छी वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रन करे, हिट करे, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना होता है। सक्सेस क्राइटेरिया, एक वेबसाइट को हिट कराने के जितने भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ठीक है, उनको आपको जरूर ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सही क्राइटेरिया क्या है, सही मापदंड क्या है। अभी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैसे आप वेबसाइट को हिट कराएंगे। फिलहाल ये जो पूरे पॉइंट से माने वो किस लिए है कि जब आप वेबसाइट की प्लानिंग कर रहे हो इतनी बातें सोच के करो। आप एक वेब डेवलपर बनने जा रहे हो, इतना बातें सोच के करो कि आपकी वेबसाइट मार्केट में हिट कैसे होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। अपने ऑडियंस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि यही मेरा सही ऑडियंस है। जैसे हु यूज एंड व्हाई। पहला टॉपिक क्या आता है,
कि कौन आपकी वेबसाइट यूज करेगा और क्यों यूज करेगा। तो अगर मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे वही पर्सन आएगा जिसको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा या जिसको इन तरह के कोर्सेज को करना होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज को करना होगा, वही मेरी वेबसाइट है। अब गाना सुनने वाला मेरी वेबसाइट पर क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि अभी जो मेरा कंटेंट है, जिस कंटेंट पे हम लोग इस समय आप वॉच कर रहे हैं, ये कंटेंट मेरा क्या है? एजुकेशनल है। तो इस तरह के कंटेंट को वही सुनेगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हु यूज एंड व्हाई, क्यों यूज करेगा? क्योंकि उसको सर्टिफिकेट चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब में लगाना होगा, इसलिए वो इस कोर्स को कर रहा है। व्हाट पेजेस डू दे विजिट, कौन से पेज को वो विजिट करेगा, ये भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लो जो बच्चा ट्रिपल सी कर लिया है, वो मेरे ट्रिपल सी की वीडियो तो देखेगा नहीं, उसको क्या चाहिए? फिर ओ लेवल की वीडियो, जिसने पाइथन पढ़ना है वो पाइथन की वीडियो देखेगा, वो HTML क्यों देखेगा? फिर तो कौन से पेज को, क्योंकि अभी मेरे वेबसाइट पर बहुत सी लैंग्वेजेस है, ऑटोकैड भी है, HTML भी है, आपका पाइथन भी है, जावा भी है, इन तरह के कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। तो उस कंटेंट को, जो कंटेंट यूजर देखना चाहता है, वो उसी पेज पर आएगा, ना कि फालतू कंटेंट पर जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज देयर करंट लोकेशन, उसकी करंट लोकेशन क्या है, ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जब आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो ये ध्यान दो कि आप अपनी ऑडियंस को, कहां की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। अगर मान लो कि आप, जैसे मेरी क्लास अगर हिंदी में है, तो अगर इस क्लास को मैं तमिलनाडु में दिखाऊंगा या फिर इसी क्लास को मैं अमेरिका में दिखाऊंगा, तो वहां लोगों को समझ में नहीं आएगा और मेरा पैसा क्या होगा? वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा सेलेक्टेड एरिया भी पता होना चाहिए कि मैं जिस लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं वो कहां के लोग समझ सकते हैं, वहीं पर हम अपनी वेबसाइट को टारगेट करें, और ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। फोर्थ लोकेशन पे आते हैं। चौथा क्या है? व्हाट डिवाइस डू दे यूज, ये ध्यान देना होता है कि कौन सी डिवाइस को आप टारगेट करते हैं। अब डिवाइस का क्या मतलब है? जैसे मोबाइल यूजर को आप अपने वीडियो ज्यादा दिखाना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट ज्यादा दिखाना चाहते हैं, कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप यूजर को आप अपने चीजों को ज्यादा दिखाना चाहते हैं। तो आज की डेट में जब हम लोग टारगेट करते हैं तो ये मान के करते हैं कि मोबाइल यूजर सबसे ज्यादा है, मोबाइल इजिली अवेलेबल है हर स्टूडेंट्स के पास, हर घर में अवेलेबल है लगभग, ये मान के चलते हैं। तो अगर मोबाइल डिवाइसेस को हम टारगेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ व्यूवर्स ज्यादा मिलेंगे। लैपटॉप को अगर खाली मैं टारगेट करूंगा तो नंबर ऑफ व्यूवर्स क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए व्हाट डिवाइस डू दे यूज, वो किस तरह के डिवाइस यूज कर रहा है उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर आईफोन को मैं प्रीफर कर रहा हूं कि आईफोन पे सिर्फ मेरे कंटेंट दिखे, मेरी वेबसाइट सिर्फ आईफोन पे खुले, तो क्या होगा? वहां भी फिर नंबर ऑफ यूजर्स कम हो जाएंगे। व्हाट वुड दे फाइंड आवर वेबसाइट, वो हमारी वेबसाइट में क्या खोजें, किस तरह से खोजें, वो चीजें हम लोग जरूर टारगेट करेंगे और उससे रिलेटेड कीवर्ड भी डालेंगे। जैसे अगर मान लो कि किसी ने डाला कि बेस्ट कंप्यूटर ट्यूटर, ठीक, तो भी मेरी वीडियो दिखाए। किसी ने डाला ट्रिपल सी क्लासेस, तो भी मेरी वीडियो दिखाए। किसी ने डाला ऑटोकैड क्लासेस, तो भी मेरा कंटेंट दिखे। यानी कीवर्ड पे सेट होता है कि आपकी वेबसाइट कैसे फ्रंट पर दिखने वाली है। ठीक है, तो कभी ऑडियंस को टारगेट करने में इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखें कि एक अच्छा ऑडियंस तक पहुंचने में, और अच्छा एज लिमिटेशन का भी ध्यान रखिए कि आपकी जो कंटेंट है वो कितने से कितने बच्चों, लड़कों को दिखाना चाहते हैं या लड़कियों को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है जिससे आपका पैसा वेस्ट नहीं होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और आप जिस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते थे उस ऑडियंस तक ही आप पहुंचते हो। ठीक है, तो ये होता है वेबसाइट की जो ऑडियंस को टारगेट करने का वे होता है, तरीका होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? ऑर्गेनाइज योर कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल्स। जब आप इस टॉपिक को ध्यान दीजिए कि जब आप एक वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपका मटेरियल किस टाइप का है ये भी आपको उसमें लिखना पड़ता है कि आपका जो कंटेंट है वो मोटिवेशनल है, मतलब आपका जो, जैसे मैं क्लास दे रहा हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? एजुकेशनल हो गया। न मोटिवेशनल है कि आपका एंटरटेनमेंट है, या फिर आपका स्लो म्यूजिक है, या भक्ति सॉन्ग है, मतलब इस तरह से करके आप चीजों के कंटेंट को कस्टमाइज करेंगे। यही चीजें कहता है कि ऑर्गेनाइज योर कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल। आपके जो मटेरियल है, आपकी जो वेबसाइट है, उसको कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, वो आप फील्ड वाइज कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, चाहे
मतलब जब आप ये वेबसाइट को हिट करेंगे या टारगेट करेंगे तो उस समय ये ऑप्शन आता है और पूछता भी है। जैसे कभी आप YouTube के कंटेंट को देखो, उसमें नीचे लिखा होता है कि ये वीडियो जो है इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है, ये वीडियो जो है एजुकेशन के पर्पज से बनाई गई है, क्योंकि वहां पे टाइप जरूर बताता है, तभी वीडियो YouTube वीडियो उसी तरह से दिखती है जिस तरह से यूजर का इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है हमारा कि क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और साइट मैप। एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे या साइट मैप कैसे क्रिएट करेंगे। कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान देना है कि आप साइट मैप का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, साइट मैप का यूज करेंगे। साइट मैप क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। करंट सर्विसेज वेयर कवर्ड, जितनी भी सर्विसेज इस समय है वो कवर्ड हो चुकी है। जैसे इस समय एक वेबसाइट पर यूजर को क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके, आपके बारे में जान सके और आपसे कांटेक्ट करने का लिंक वो पा सके। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज जो है कवर्ड होनी चाहिए। चेंज नेम शुड बी क्लियर, अगर कोई नेम में बदलाव हुआ है तो वो यूजर को समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर डाउनलोड की जगह रिसोर्सेज भी लिख दोगे तो भी यूजर समझ जाएगा कि डाउनलोड करो, चाहे जो भी रिसोर्सेज है उसको पालो। तो कहीं कहीं साइट पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन लिखा होगा और कहीं कहीं किसी साइट पर उस डाउनलोड का नाम क्या लिखा होगा, रिसोर्सेज। मतलब अगर आप नाम चेंज करो तो यूजर उसमें कंफर्टेबल हो। ये क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स के लिए हमने टच किया। क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि जब आप बढ़िया से एक वेबसाइट डिजाइन करोगे तो उससे पहले आपका साइट मैप तैयार होना चाहिए। और साइट मैप एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको आप ER डायग्राम कर सकते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई काम करने से पहले हम अपना पेपर वर्क करके तैयार रखें। जैसे कोई मकान अगर आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, मकान का नक्शा कागज पर पूरा बना लेंगे कि गेट यहां से रहेगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, रफ जिसको बोलते हैं, रफ पे आप सारा काम कर लेते हैं। अब एक साइट मैप तैयार होने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, जब आप कोई साइट मैप तैयार करते हैं तो आप एक रफली काम कर लेंगे। पेपर मैंने क्या यूज किया, एक मार्कर का, एक व्हाइट बोर्ड का, क्योंकि डायरेक्ट हम वेबसाइट नहीं बना सकते। क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाने जाओगे और आपके पास पॉइंट्स दिमाग में नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि आप भूल जाओगे कि इस समय आपको कौन सा पॉइंट डिजाइन करना है। इसीलिए सारा काम हम लोग कॉपी पे कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको ड्रैग कर लिया कि हम सबसे पहले एक होम का बटन बनाने वाले हैं, फिर हम एक सर्विसेज बनाने वाले हैं। सर्विसेज के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आएंगे, इसके बाद वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे आएंगे, ऐप डेवलपमेंट पे आएंगे। ये हमने ट्री मेनू खींच लिया। फिर हमारे पास अबाउट अस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए। मतलब एक साइट मैप तैयार करने के बाद हमारे पास पेपर और पेंसिल होना चाहिए या पेन होना चाहिए जिसको हम रफ पे लिख सकें, हमारे सारे पॉइंट्स को हम क्लियर कर सकें और उसका एक डायग्राम तैयार कर लें। जब ये डायग्राम आपका तैयार हो जाएगा तभी जाकर एक आप अपनी वेबसाइट बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। जैसे हमारी वेबसाइट है technoshekhar.in, तो technoshekhar.in का क्या पर्पस है, technoshekhar.in पे पूरा कस्टमाइज किया गया है कि technoshekhar.in पर आपको क्या क्या मिलता है। सिर्फ क्लास के पर्पस से ये वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है कि आप देखिए वेबसाइट पर सारे सीन आपको दिख रहे हैं कि इसमें सारे सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस को डिजाइन किया गया है, कंटेंट को डिजाइन किया है, कितने लोगों ने इसको अब तक देखा है, कितने लोगों ने इस वेबसाइट से कंटेंट को डाउनलोड किया है। ये सारी चीजें इस पर आपको दिखाई जा रही है। लेकिन ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी technoshekhar.in जो है, ये जो वेबसाइट है, इसमें सिर्फ आपको लेक्चर, क्लासेस और ट्यूटोरियल्स ही मिलने वाले हैं, दूसरी कोई चीज आपको इस पे नहीं मिलने वाली है। दूसरा साइट पे हमने जो तैयार किया है जैसे mitmgroup.com का है, तो mitmgroup.com एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। इसमें होम पर आप जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर पर आप जा रहे हैं या कोर्सेज पर आपने क्लिक किया तो कोर्सेज पर आपको 3 तरह के कोर्स दिख रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज, यूनिवर्सिटी कोर्सेज और नाइलिट कोर्सेज। रेगुलर कोर्सेज में जो इंस्टीट्यूशन जो हम लोग लोकल बॉडी में तैयार करते हैं जैसे DCA, ABCA, इन तरह के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कोर्सेज में जब आप जाते हैं तो जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन सुभारती विश्वविद्यालय और वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है, तो उसमें देखो आपको कंटेंट क्या सारा दिख रहा है यहाँ पर। BA, BSc, BCom, ये सारे कोर्सेज कहाँ से होते हैं, यूनिवर्सिटी से होते हैं। इसके अलावा हम लोग नाइलिट के भी पार्टनर हैं। नाइलिट में आपको देखो एकदम सिस्टमैटिक कैटेगरी, नाइलिट का हमारे पास 2 अप्रूवल, CCC O लेवल का इस समय करंटली चल रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। फिर तीसरी वेबसाइट पर आ जाते हैं
जो technoshekhar.xyz है। technoshekhar.xyz में देखिए साइट मैप कैसे तैयार किया गया है, उस पे आपको पूरी हमारी अब तक जैसे ये जो technoshekhar.xyz है, ये कौन सी कंपनी है? ये वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, क्योंकि इसमें हम लोग बल्क एसएमएस प्रोवाइड करते हैं, बल्क कॉल भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में हर तरह की वेबसाइट बनाते भी हैं। कितनी वेबसाइट हमने अब तक बना डाली है, कितने हमारे मार्केट में रन करते हैं, कितनी मैंने वेबसाइट मार्केट में सेल कर डाली है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके दिख रहा है। यानी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की एक कंपनी है जो किस पर काम होती है? technoshekhar.xyz पर। अब तीनों चीज अगर हमको एक ही वेबसाइट में दिखानी होती तो क्या होता? ट्रैफिक बढ़ जाता, लोग परेशान हो जाते कि कौन सा कंटेंट इनको एक ही आदमी इतने कार्य कैसे कर रहा है। तो इसलिए तीनों अलग अलग कंपनीज में काम हो रहा है और तीनों का क्राइटेरिया अलग है। एक एजुकेशन पे है, दूसरा इंडस्ट्री है, तीसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से सारा काम साइट मैप कहलाता है। ये जो सारा काम और सारा प्रोसीजर कैटेगराइज किया गया स्टेप बाय स्टेप, इसको बोलते हैं हम लोग साइट मैप। और जब आप एक अच्छा साइट मैप तैयार कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर आसानी से सर्च कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिलीवरी की। डेवलपमेंट मतलब जब आप कोई वेबसाइट बनाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा आपके पास, चाहे वो पाइथन पे कर लीजिए, चाहे आप जावा पे कर लीजिए, चाहे आप .NET पे कर लीजिए। यही बड़े प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ओपन सोर्सेज भी हैं, मतलब आप जो जिस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाते हैं तो उस वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेबसाइट डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है। टेस्टिंग का मतलब जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो फाइनली जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि हाँ मेरे सारे मेन्यू प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो फेज क्या कहलाता है? टेस्टिंग कहलाती है। और जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर संतुष्ट हो जाता है कि हाँ नहीं मेरा सारा फेज अच्छा काम कर रहा है, तब वो मार्केट में अपने लोगों को वो कंटेंट क्या होता है? डिलीवर कर देता है। यानी कस्टमर को वो चीज सेल आउट करने लगता है, उसको लॉन्च कर देता है, उसका प्रमोशन चालू कर देता है, यानी उसको बोलते हैं डिलीवरी प्रोसेस। वेब पब्लिशिंग की दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आजकल लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट इंप्रेशन। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस पर कितने इंप्रेशन है, मतलब जैसे आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहते हैं, वही चीज की बात हो रही है यहाँ पर कि इंप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंप्रेशन कितने आए। इससे पता चलता है कि वेबसाइट में लोगों की रुचि कैसी है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा नेम, वेबसाइट के नेम का मतलब अगर आपका आज के डेट में यूनिक नेम की वजह से भी वेबसाइट बहुत ज्यादा हिट होती है। ठीक है। जैसे alibaba.com, ये क्या है? ये एक यूनिक नेम है। पेटीएम, ये सब क्या है? यूनिक नेम है। कुछ यूनिक नेम का इस्तेमाल किया जाता है जिसको जो कस्टमर को जल्दी याद हो सके, जैसे ओला, उबर। ठीक है। तो नाम का भी असर पड़ता है आपकी वेबसाइट को चलाने में। अपीयरेंस मतलब अनुभव। अगर लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो वो अपने अनुभव को साझा करते हैं, या आपके ऐप को अगर यूज कर रहे हैं तो अपने अनुभव को उस पर शेयर करते हैं। मतलब इससे क्या होता है? इससे रेटिंग का पता चलता है। आप देखिए कई लोगों के नीचे ही लिखा रहता है, कमेंट पढ़ते हैं लोग कि इस वेबसाइट के बारे में लोगों ने क्या कहा है। यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको यूज करने का तरीका कैसा हो, आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा या एक आम आदमी उसको चला ना पाए। फंक्शनैलिटी का विशेष ध्यान रखिए कि आपकी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है वो इजी हो और जैसे उस पर क्लिक करें तुरंत वो लिंक काम करे। ऐसा ना हो कि लिंक भी बहुत ज्यादा, मतलब क्लिक अभी कर रहे हैं और ओपन बहुत देर बाद हो रहा है। तो लिंक प्रॉपर होना चाहिए, फंक्शनैलिटी इसकी बेटर होनी चाहिए, कोड अच्छा होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के डेट में जो यूजर जो है रिक्वायर करता है अपनी एक वेबसाइट से। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्च इंजन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सर्च इंजन का, क्योंकि डेली अगर जो इंटरनेट यूजर है वो सर्च इंजन का इस्तेमाल जरूर करता है। बहुत से अपने स्टूडेंट्स से मैंने पूछा कि अगर सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन का नाम क्या है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ किसी वेब पेजेस या किसी ब्राउजर का नाम जानते हो तो बोलते हैं गूगल। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भ्रांति होती है लोगों को। क्योंकि वेब पेजेस क्या होता है, वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं वो वेब पेजेस कहलाते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन उसको कहते हैं जिसके माध्यम से आप सर्वर से कंटेंट को ढूंढते हो।
सर्च इंजन का काम है हर तरह के सर्वर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और यूजर को दिखाना। तो सर्च इंजन तो बहुत से है, लेकिन गूगल सबसे प्रभावी सर्च इंजन है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके पास इंफॉर्मेशन और डेटा का कलेक्शन भी ज्यादा है और वो सबसे फास्ट काम करता है। इसीलिए गूगल पब्लिक के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन याहू भी एक सर्च इंजन की तरह ही काम करता है, बिंग भी एक सर्च इंजन की तरह ही काम करता है। इसके साथ साथ हम लोग इसको वर्किंग पर देखेंगे। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सर्च इंजन। वर्किंग देखो कैसे होता है। जैसे आपने एक वेबसाइट टाइप की, किसी भी आपने एक ब्राउजर ओपन किया गूगल क्रोम पर जब आपने ओपन किया, वहां पर आपको दिखा www.google.com, आपने एंटर किया, आपको गूगल का बॉक्स मिल गया। ये बॉक्स ही एज अ सर्च इंजन काम करेगा। अब मान लीजिए इसमें आपको नहीं मालूम कि टेक्नोशेखर की वेबसाइट क्या है। सपोज आपको नहीं मालूम है कि टेक्नोशेखर की वेबसाइट क्या है, टेक्नोशेखर का यूट्यूब चैनल क्या है, टेक्नोशेखर का फेसबुक चैनल क्या है, ये सब चीजें आपको नहीं मालूम, तो आपने सिर्फ गूगल पे क्या लिखा, टेक्नोशेखर। जैसे ही आपने टाइप किया, आपको टेक्नोशेखर से रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके पेजेस, उसकी वेबसाइट, उसकी फेसबुक एड्रेस, सारी कंटेंट वहां पर गूगल जो है सर्वर से उठा के टेक्नोशेखर से मिलती जुलती आपको लाके दिखा देगा। यही प्रोसेस होता है इसकी वर्किंग का कि सबसे पहले आप कीवर्ड डालो जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो, कीवर्ड के हिसाब से ये फाइंड आउट करता है पूरा सर्च इंजन कि आप क्या खोज रहे हो, या उससे रिलेटेड वेबसाइट को आपके सामने शो ऑफ कराता है। ये किसी सर्च इंजन से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कैसे सर्च करेंगे। जैसे अगर आपने सर्च किया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको कंटेंट यहाँ पर दिखेंगे, प्राइम उसके इमेजेस दिखेंगे, उसके आपको वीडियो भी दिखने लगेंगी, कंटेंट मतलब उनसे रिलेटेड भी सारे कंटेंट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है। जैसे आप टाइप करेंगे, खाली टाइप करके आप सर्च बॉक्स पे आप क्लिक करिए या फिर एंटर कर दीजिए, तो भी गूगल आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। थर्ड टॉपिक है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। आप लोगों को इंटरनेट पे कैसे ढूंढोगे। आज के डेट में सोशल मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना चुका है लोगों को इंटरनेट पे एक दूसरे से मिलाने का। जैसे कि फेसबुक है जो बहुत बड़ा, गूगल के बाद अगर कोई मार्केट में काम कर रहा है आईटी सेक्टर में, तो फेसबुक ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, क्योंकि वो लोगों को एक दूसरे से मिलने का, जुड़ने का सारा काम कराता है। इसके अलावा वो वीडियो चैटिंग भी कराता है। गूगल ने अपना मीटिंग एप्स भी दिया हुआ है गूगल मीट के नाम से। इसके अलावा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी लोगों को मिलाने का काम करता है। तो बहुत से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसकी वजह से इंटरनेट पर एक दूसरे से लोग क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यानी जुड़ने का माध्यम क्या बना, सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसको सोशल मीडिया भी कहते हैं। अब एक अगला पॉइंट कौन सा है, हाउ टू रजिस्टर योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन। क्या मतलब है इसका, वेबसाइट तो आपकी पब्लिश हो चुकी है, अब सर्च इंजन पर कैसे दिखाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई भी आपने वेबसाइट का यूआरएल टाइप किया, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कई वेबसाइट आपको दिखने लगेगी। तो जिस पर एडी लिखा होता है वो एड मतलब वो सबसे पहले दिखेगी। क्यों, क्योंकि सर्च इंजन पर उसको प्रमोट कराया जा रहा है। ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं कि जब भी कोई कंटेंट सर्च करे तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट ऊपर दिखे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन पर वेबसाइट को दिखाना। इसके लिए गूगल ने अपना एक एडवर्ड फीचर्स भी दिया हुआ है। आप गूगल के एडवर्ड पे जाएंगे, वहां पर अपनी मेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वहां पर कुछ आपका पेमेंट कटता है। जितना आप प्रमोशन करेंगे उतना पैसा आपका खर्च होता है, और बार बार गूगल आप ही की चीजों को, आप ही के प्रोडक्ट को दिखाएगा। उसके लिए एडी लिखा होता है वेबसाइट पर भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेटा सर्च इंजन। मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब ये होता है डेटा अबाउट डेटा। मेटा इज इक्वल टू डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर जानना हो तो उसको कहते हैं मेटा डेटा। ठीक, जैसे कि अब आप देखो कि जब हम लोग गूगल पे टाइप करते हैं, जैसे आपने टाइप किया कार का फीचर, जब आपने टाइप किया तो वहां पर या तो आप कार की इंफॉर्मेशन पढ़ लो, वो भी आपको दिखेगा, नहीं तो वहीं पर बगल में इमेज भी दिखेगा, मैप भी दिखेगा, कई चीजें आपको वहां पर दिखती है कस्टमाइज होके। जिसका मतलब होता है कि आप एक चीज सर्च की हो और बाद में उसके अंदर के सारे फीचर्स पढ़ो, उसकी गियर कैसे हैं, उसके अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे है, मतलब सारा चीज आपको दिखाया जाता है
एक डेटा के अंदर का डेटा की जो गाड़ी है इसकी जो है इसके फीचर्स क्या क्या है सब कुछ मेंशन है, कितने कलर में अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको वेबसाइटों पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। यानी जब कोई भी सर्च इंजन इस तरह का काम करता है कि आप एक डेटा खोजो और वो डेटा के अंदर का भी रिकॉर्ड अगर खोज के दे देता है तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझते हैं, कैसे क्यों www का इन्वेंट किया गया। जब इंटरनेट का प्रचार प्रसार बखूबी यूएस कंट्री में हो रहा था तो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इंटरनेट कैसे आया, इंटरनेट की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम लोगों ने भी पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था। तो इंटरनेट का जो थीम था वो ये था कि जो हमारी यूएस कंट्रीज है उसमें इंटरनेट अच्छे रूप से कार्य कर रहा था। लोग क्या कर रहे थे? डेटा की शेयरिंग कर रहे थे बिना किसी डिवाइस के इधर उधर ले गए हुए। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांजेक्शन वायरलेस माध्यम से इजीली हो जाता था ड्यू टू द इंटरनेट। अब प्रॉब्लम ये थी कि लोग ये सोचते थे कि अगर इस टेक्नोलॉजी का विकास हम लोग पूरी दुनिया में कर बैठे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। जैसे आज फेसबुक और गूगल कमा रहे हैं। अगर इंटरनेट है तभी तो गूगल की साइट चल रही है ना, अगर इंटरनेट है तभी यूट्यूब चल रहा है। तो ये थीम उनका उसी समय से था। तो प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने www का इन्वेंट किया। www एक प्रोटोकॉल HTTP के साथ हमेशा बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है, इसीलिए किसी वेबसाइट पर लिख के आता है HTTP www यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, साथ में वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में इंटरनेट को चलाने के लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, या कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से सारे ब्राउजर और सारी वेबसाइटें इंटरनेट पर आपको दिखती है। अब थोड़ा सा इसके इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इवोल्यूशन की तरफ अगर ध्यान दें तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www के बारे में प्रपोजल रखा था कि www नाम की कोई चीज हम लोग बनाएंगे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग बनाएंगे। इसके बाद 1990 में वर्ल्ड फर्स्ट वेब सर्वर वाज डेवलप्ड। जो 90 में क्या हुआ, पूरे विश्व का सबसे पहला वेब सर्वर डेवलप किया गया जो www के रूप में बना। प्रपोजल रखा गया 89 में और डेवलप कब हो गया? एक साल में, यानी 90 में। ठीक है, 93 में क्या हुआ? 93 में इसको पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया www को, ताकि दुनिया की सारे लोग इस वेबसाइट पर आ सके और वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करके इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन को जान सके और डेटा की शेयरिंग कर सके। ये था www का इन्वेंशन। इसी में कई वेब के जनरेशन भी लॉन्च हुए, जैसे कितनी जनरेशन में वेब की लैंग्वेजेस को बांटा गया और कितने भागों में वेब डेवलपिंग पे काम हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो इवैल्यूएशन था उसमें वेब की दुनिया में कैसे कैसे हम लोग इंप्रूवमेंट करते गए। तो जैसे कि वेब 1.0 सबसे स्टार्टअप क्या हुआ? वेब 1.0। इसमें क्या क्या फीचर्स रखे गए? मोस्ट ऑफ द पेजेस स्टैटिक। ज्यादातर जो पेज थे वो क्या थे? इसमें जो वेबसाइट बन रही थी वेब 1.0 में उसमें पेजेस स्टैटिक थे। स्टैटिक का मतलब होता है कि वो एक बार जो कोडिंग हो गई उसमें बार बार रन टाइम पे कोई बदलाव न हो, उसको कहते हैं स्टैटिक। ओनली इमेजेस एंड हाइपरलिंक, यानी स्टैटिक वेब पेजेस में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? इमेज मिलेगी और कुछ हाइपरलिंक्स मिलेंगे। यूजर यानी क्लाइंट उस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी की डेट में आप क्या कर लेते हैं, अगर आपकी इंग्लिश में वेबसाइट खुल रही है तो आप सेटिंग में जाकर लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो सारी वेबसाइट हिंदी में होगी। क्यों? क्योंकि आज की जो वेबसाइट बन रही है वो डायनेमिक है। अगर यही स्टैटिक होता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, जैसी साइट दिखती सेम वैसे ही एज इट इज रहता। तो उसीलिए इसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पेजेस स्टैटिक, ओनली इमेजेस और हाइपरलिंक विल बी अवेलेबल। थर्ड है रीडर्स एंड यूजर्स आर अनेबल टू कंट्रीब्यूट विद द साइट। मतलब यूजर्स और जो रीडर हैं वो वेबसाइट पर अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखते। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, किसी की फोटो पसंद नहीं तुरंत कमेंट कर देते हैं। लेकिन उस समय जब वेब 1.0 था तो उस समय ये फीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं था। यानी यूजर जो होता है खाली चीजों को देख सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, न तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया कर सकता है। फिर टाइम आया हम लोग का कौन सा? वेब 2.0 का। वेब 2.0 में क्या क्या बदलाव हुए?
पेजेस आर मेड डायनेमिक, पेजेस को डायनेमिक फीचर्स में इंक्लूड कर दिया गया, मतलब वही स्टैटिक बदल के किस में कर दिया गया, डायनेमिक कर दिया गया। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, अब यूजर के कंट्रोल में भी बहुत सी चीजें आ गई। यूजर अपने कंटेंट को चेंज कर सकता है, उसे पसंद आए या ना आए तो वो क्या कर सकता है, उस पर रिएक्शन कर सकता है। यूजर कंट्रीब्यूशन में पॉसिबल, यानी यूजर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। टेक्नोलॉजी JS, AJAX, फ्लैश, फ्लैक्स, ये सब चीजें मतलब जितनी हाई टेक्नोलॉजी थी वो हम लोग किसमें पा चुके थे, वेब 2.0 में। मतलब इस समय की जो हम लोग वेबसाइट बना रहे थे 2.0 में, उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी जैसे एजेक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, फ्लैश प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे इमेजेस बार बार स्क्रॉल होती हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो वो सारी टेक्नोलॉजी किसमें विकसित हो गई थी, 2.0 में। फिर हम लोग उसकी कौन सी पार्ट पे है, फिर हम लोग पहुंचे 3.0 में, जो एग्जैक्टली पार्ट है जिसमें आज के डेट में हम लोग काम कर रहे हैं। इसको टीम बर्नर्स-ली ने कहा था कि वेबसाइट तभी हिट हो सकती है जब हम सिमेंटिक वेब की दुनिया में काम करें। सिमेंटिक वेब का मतलब क्या होता है, जब वेबसाइट पर फुल डायनेमिक हो। फुल डायनेमिक का मतलब यूजर एक एक कंटेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हो। यूजर, जिसको ओपन सोर्स कहा जाता है, ओपन सोर्स का मतलब यही होता है, जैसे टिकटॉक आज के डेट में बना रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपनी मनचाहा वीडियो बनाते हैं और अपने कंटेंट को डालते हैं, ये क्या हो गया, ये फुल्ली सिमेंटिक हो गई। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब आज के डेट का जो हमारा यूजर है वो अपने सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को किस पर सेव कर रहा है, सर्वर पर जाकर सेव कर रहे हैं, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग। अपने फोन नंबर हम किस पर सेव कर रहे हैं, मोबाइल ईमेल पर सेव कर रहे हैं, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे। अपने जो फोटोग्राफ्स है उसको हम किस पर शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, वो वहां जाके सेव हो जाती है, यानी वो सब कहां सेव हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो ये कब हमारे पास आ गया था, सिमेंटिक वेब होने की वजह से वेब 3.0 में। ठीक है, इसको भी टिम बर्नर्स-ली ने ही प्रपोज कर दिया था उसी टाइम पे। यानी हम थोड़ा सा इसकी जो वेब है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा और किसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। वेब 1.0 में हमने स्टैटिक वेब को फॉलो अप किया। वेब 1.5 में हमें ट्रांजेक्शनल वेब मिला। ट्रांजेक्शनल वेब मतलब थोड़ा सा इससे इंप्रूव, मतलब चीजें बदल सकती थी, कंटेंट चेंज हो सकते थे, लेकिन फुल्ली डायनेमिक अभी नहीं पहुंचे थे। फुल्ली डायनेमिक हम कब पहुंचे, वेब 2.0 में। ठीक है, जिसमें हम लोग सोशल वेब की दुनिया में पहुंचे। सोशल वेब वही जो आज के डेट में आप सोशल मीडिया कहते हैं। ठीक है, 2.5 में मोबाइल वेब की दुनिया में हम लोगों ने कदम रखा, यानी मोबाइल पर हम लोगों ने इंटरनेट को यूज करना सीखा। ज्यादातर 2000 के बाद हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल में हम लोग उस तरह की मोबाइल ज्यादा पसंद करते हैं जो इंटरनेट पर हमें काफी कंफर्ट फील करा सकती थी। तो वो कौन सा था, 2.5 में हम लोग मोबाइल वेब की दुनिया में है। लास्ट जब 3.0 चला, जिसमें हम लोग सिमेंटिक वेब की दुनिया में हैं, क्योंकि हम मोबाइल को एज अ लैपटॉप आज के डेट में यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे ब्राउजर्स अवेलेबल हैं जो मोबाइल में काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसको आप आज के डेट में प्ले स्टोर के एप्लीकेशन यानी एप्स बोलते हो। ठीक है, तो ये तो पूरा था WW का इन्वेंशन और इवोल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसपे, फीचर्स ऑफ वेब पे। तो वेबसाइट के वैसे तो बहुत से फीचर्स हैं जो जिसमें मेन है हमारा प्रोटोकॉल। जब आप आज के डेट में जब कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो वो प्रोटोकॉल्स के नियम पे ही काम करता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब ही होता है रूल्स। प्रोटोकॉल्स बहुत से काम करते हैं और हर एक वर्क के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल बनाया गया है, जैसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा बहुत से प्रोटोकॉल हैं जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे सर्वर के बारे में। तो इसमें क्या है, एक प्रोटोकॉल के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। वेब पर आज के डेट में सिक्योरिटी को बहुत ध्यान रखा गया है कि कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया गया है साइबर क्राइम का। ठीक है, IT एक्ट में सन 2000 में भारत में साइबर क्राइम को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनाया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और IT एक्ट सन 2000 यानी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे नियम पारित हुए जिसमें साइबर यानी इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए। ठीक है, यानी सिक्योरिटी के यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। साथ में इजी टू कंफर्ट का पूरा ध्यान रखती है IT टेक्नोलॉजी, यानी जो वेबसाइटें हैं, जो वेब डिजाइनिंग होती है वो आपकी कंफर्ट है, यूजर की कंफर्ट का बेहतर ख्याल रखती है कि यूजर किस लैंग्वेज में कंफर्ट है, किस तरह के कंटेंट। अब कोई ऐसी वेबसाइट हो जिस दिन भर ऐड ही दिखा रही है तो वैसी वेबसाइट के साथ यूजर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है ड्यू टू द फीचर्स ऑफ वेब। अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप इंटरनेट से
जुड़कर अपने वेबसाइट के बारे में या अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किससे कलेक्ट करनी है? आपको मालूम है कि आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे जैसे गूगल का, तो गूगल तक पहुंचने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मान लो आपकी लैपटॉप ओपन है, स्क्रीन आपको दिख रहा है, ठीक है, अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। कहां से चाहिए? इंटरनेट से चाहिए। क्या आपको दिख रहा है? पहले क्या करेंगे आप? लैपटॉप दिख रहा है, खाली दिख रहा है इस समय आपको, ठीक है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहले एक एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे जिसको हम ब्राउजर बोलते हैं। ठीक, आपने क्लिक किया गूगल क्रोम, या फिर आपने क्लिक किया ओपेरा, या फिर आपने मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल किया, अदरवाइज आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया। ये सब कुछ क्या है? ब्राउजर्स है। ये सब क्या है? ब्राउजर, मतलब ब्राउज कंटेंट को ब्राउज करने का, ठीक है, खोजने का एक जरिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक माध्यम है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू लोकेट द इंफॉर्मेशन विच यूजर वांट टू सेलेक्ट, ठीक है। अभी समझो, ये तो ब्राउजर आपने ओपन किया। इन ब्राउजर में बहुत से ब्राउजर हैं जो मोबाइल बेस्ड भी हैं, जैसे यूसी ब्राउजर, जिसको मोबाइल में काफी लोगों ने प्रचलित किया हुआ है। लेकिन जब से एंड्रॉयड आ गया तो एंड्रॉयड ने खुद गूगल क्रोम का, ओपेरा का, ये सारे ब्राउजर अपने ही, क्योंकि वो बेसिकली लैपटॉप की तरह काम कर रहा है, तो सारे ब्राउजर का लिंक अपने ही फोन के अंदर ही दे दिया है। इसलिए लोग वहां पर गूगल क्रोम को ही ज्यादा ओपन करते हैं। तो ब्राउजर के माध्यम से, अब ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बहुत अच्छा ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। ओपेरा भी अच्छा ब्राउजर है, साथ में गूगल क्रोम, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा, सबसे तेज ब्राउजर माना जाता है। बहुत लोग गूगल क्रोम को काफी पसंद भी करते हैं, खुद गूगल का ही प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो ये सब ब्राउजर के अलग अलग एग्जांपल्स हैं और ये सबसे पॉपुलर ब्राउजर भी हैं। फिर हमारा टॉपिक कौन सा है? वेब सर्वर। वेब सर्वर के बारे में जरा जान लेते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं तो जाके सेव होता है, ठीक है। उसी जहां पर वो जाके सेव होता है उसको हम बोलेंगे क्या? वेब सर्वर, ठीक है। जैसे आपने सर्च किया, क्या सर्च किया? आपने सर्च किया कि टेक्नोशेखर, टाइप किया टेक्नोशेखर, सर्च करने से आपको कंटेंट मिल तो गया, लेकिन कैसे मिला? कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर टेक्नोशेखर से रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड नोट्स आपको अवेलेबल हैं, तभी आप उस चीज को आप अपने पीसी और लैपटॉप तक देख पा रहे हैं। तो जहां पर मेरा नोट्स या मेरे कंटेंट सेव है वही क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। यूजर सर्वर से इंटरेक्ट कैसे करता है उसका एक डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट ने टाइप किया एक URL, जैसे www.technoshekhar.in, क्लिक किया। क्लिक करते ही सर्वर पर उसने क्लिक किया, उसने एक रिक्वेस्ट लगाई जिसको, तो सर्वर ने इसको क्या किया? रिस्पॉन्स किया। जब क्लाइंट ने सर्च मारा www.technoshekhar.in का, सर्वर से पूछा, तो सर्वर ने देखा कि इस नाम की, इस URL की कोई वेबसाइट हमारे सर्वर पर अपलोड है कि नहीं है। अगर अपलोड होगी तो ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा कि और technoshekhar.in को पब्लिश करेगा। अगर technoshekhar.in की जगह मान लो कि कोई और डोमेन होता, जैसे technoshekhar.com होता, तो अब वो आपको एरर मैसेज देने लगेगा, कुछ ना कुछ गलत मैसेज देगा कि इससे रिलेटेड जानकारी इनके पास नहीं है, क्योंकि ये डोमेन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो यही सब चीजें हैं जो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसका रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और क्लाइंट से सर्वर तक के जुड़ने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसको आप सर्च इंजन बोलते हो, ब्राउजर बोलते हो। तो ये वर्किंग है किसकी? वेब सर्वर और क्लाइंट सर्वर। इसको आप लिख सकते हैं क्लाइंट सर्वर और वेब सर्वर के अंदर भी
कुछ डिफरेंट टाइप के सर्वर है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन सर्वर सबसे फाइनल स्टेप होता है OSI लेयर का। एप्लीकेशन पर जब आप काम करते हैं, अगर OSI लेयर के बारे में आपने नहीं सुना होगा तो हमारा इससे पहले का ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने OSI के बारे में डिस्कस किया हो। ठीक, OSI में सबसे लास्ट जो यूजर का लेवल होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, वहां पर यूजर यानी यूजर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट लगाया होता है, जैसे आपने खोजा होगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको रिजल्ट जो दिखता है वो किस पर होता है? एप्लीकेशन सर्वर पर होता है। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ये सर्वर होता है वो कब काम करता है? जब कोई इंटरनेट पर आप अपनी फाइल को डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो। जब अपलोड करोगे या डाउनलोड करोगे या किसी को फाइल सेंड करोगे अटैच करके, तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है और कौन सा सर्वर वहां पे काम करता है? FTP। लिस्ट सर्वर। लिस्ट सर्वर का मतलब जब इंटरनेट पर कोई भी चीजें कैटेगराइज होती है, आप कोई चीज लिस्ट फॉर्मेट में देखते हो, ठीक है, जिसको आप कहते हो कैंपेनिंग। कैंपेनिंग अगर बहुत लोग करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे आप क्विज देते हो, तो वैसे इंटरनेट पर भी काम होता है। तो उस तरह के जब वर्क होते हैं तो वो कौन से सर्वर पर होते हैं? लिस्ट सर्वर के बिहाफ पर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप क्रिकेट मैच का लाइव सेशन देखते हो तो तुरंत आपको रन स्कोर दिखाता है इंटरनेट पे, वो किसके माध्यम से हो पाता है? वो लिस्ट सर्वर के माध्यम से होता है। ओपन सोर्स सर्वर। ओपन सोर्स सर्वर वो सर्वर होता है जिसमें कोई भी वेबसाइट पब्लिश होती है और उस पर यूजर भी जाकर अपनी कुछ भी एडिटिंग कर सकता है। जैसे blogspot.com, उस पर आप खुद की ब्लॉग बना सकते हो। wordpress.com, उस पर आप खुद की वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो क्योंकि वो कस्टमाइजेशन बेस्ड होता है। वर्चुअल सर्वर क्या होता है? वर्चुअल सर्वर वो सर्वर होता है जो हमें सर्वर के रूप में प्रतीत होता है बट रियल में वो सर्वर नहीं होता है। जैसे कभी कभी आप देखो मोबाइल फोन में सिम कार्ड निकाल लोगे तो भी उसमें आपको टावर के सिंबल दिखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वर्चुअल सर्वर काम कर रहा होता है जिसमें आप इमरजेंसी फोन कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आपको नेटवर्क दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ISP वहां लगा हुआ है, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगा हुआ है। वो क्यों दिखा रहा है आपको वहां पर? क्योंकि वहां पर वर्चुअल सर्वर काम कर रहा है और आपके मोबाइल में अगर सिम कार्ड नहीं भी है तो भी आप इमरजेंसी नंबर से फोन लगा सकते हैं। उसी को बोलते हैं वर्चुअल सर्वर। वेब सर्वर। वेब सर्वर जहां पर वेबसाइट का कलेक्शन होता है, आप वेबसाइट होस्ट करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो। जैसे GoDaddy ये एज ए वेब सर्वर काम करता है। ठीक है, डोमेन इंडिया ये सब क्या करते हैं? वेब सर्वर की तरह काम करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब एक सर्वर अगर फेल होता है तो अचानक दूसरा वाला सर्वर काम करने लगे, तो ऐसे कंडीशन बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। एग्जांपल के रूप में जैसे आप मान लो कि यूपी में आपने एक सिम कार्ड खरीदा है जो एज ए BSNL काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने रोमिंग में चले गए, दिल्ली चले गए आप, तो वहां पर स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज होते ही आपको वहां का, अब वहां पे BSNL तो काम कर नहीं रहा है, वहां पर तुरंत आपको डॉल्फिन दिख गया या कोई और नेटवर्क से आपको नेटवर्क मिलने लगा। मतलब आपको नेटवर्क मिलने लगा, उसका आपने एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया जिसको रोमिंग बोलते हैं, लेकिन उस समय आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सर्वर दिल्ली में अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह की कंटेंट क्या होता है? इस तरह के सर्वर को हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। जब एक सर्वर काम न कर रहा हो तो दूसरा सर्वर काम करने लगे। ऐसा कई बार होता है कि आपके सिम कार्ड पे एयरटेल लिखा है लेकिन अचानक उसको वोडाफोन का नेटवर्क वहां पे वोडाफोन लिखने लगता है। कई बार आपने देखा होगा। तो इस कंडीशन को ही बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सी सर्वर। मेल सर्वर। जब आप किसी को ईमेल करते हो तो उस समय कौन सा सर्वर काम करता है? मेल सर्वर। टेलनेट सर्वर। टेलनेट सर्वर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी दूसरे लैपटॉप के या दूसरे किसी की मोबाइल की स्क्रीन को, दूसरे किसी के लैपटॉप की स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पर देखते हो तो उसको बोलते हैं टेलनेट सर्वर। आप अपनी तरह से एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? टेलनेट सर्वर। इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टीम व्यूअर आता है, एनीडेस्क आता है, जिसका यूज करके आप किसी दूसरे की पीसी को अपने पर पूरा उसका कंट्रोल ले सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे की मोबाइल फोन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उस समय कौन सा सर्वर काम कर रहा है? टेलनेट सर्वर काम कर रहा है। आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस पूरे सिलेबस का, वो है क्या? वेब पब्लिशिंग टूल्स। अब वेब पब्लिशिंग टूल्स क्या होता है? ये सबसे आखिरी टॉपिक है हमारा, जिसका मेन मोटो ये है कि जब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब आप एक वेबसाइट बना चुके हैं, वेब डेवलपिंग कर चुके हैं और वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर है, तो जब टूल्स की बात आती है तो टूल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप जो आपके
काम को, आपकी कोडिंग करने की कैपेसिटी या आपके कोडिंग करने के एफर्ट्स को कम कर सके। मतलब अगर आपको एक कोडिंग करने में 1 घंटा का समय लगता है, अगर आपके पास पब्लिशिंग टूल्स होंगे तो क्या होगा, वही टाइमिंग घंटे की जगह मिनट्स में होने लगेंगे। मतलब ये होता है कि अगर आपने जैसे नोटपैड पे आपने काम किया, नोटपैड पे आपके सारे कोड लिखने पड़ते थे। नोटपैड प्लस या सबलाइन में क्या हुआ, सबलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपने HT लिखा और आगे का चीज आपको खुद ही दिख गया। ऐसे ही एडवांस जो पब्लिशिंग टूल्स हैं जिसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैक्रोमीडिया बैकस्टेज डेस्कटॉप टूल। मैक्रोमीडिया बैकस्टेज डेस्कटॉप टूल का क्या काम था? मैक्रोमीडिया जो ये कंटेंट जो होता है, ये जो सॉफ्टवेयर था, इसका इस्तेमाल जो डायनेमिक तरीके की वेबसाइट है उसको बनाने में हम लोग करते थे। इस प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छा फायदा ये होता था कि कोड लिखने की टाइमिंग कम होती थी। एक कोड को कॉपी पेस्ट भी कई जगह किया जा सकता था। अगर आपने कोडिंग करती तो उसमें कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी भी अच्छी मिलती थी। साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर्स है, मतलब टूल्स आपको मिला हुआ है, आप वहां से ड्रैग करो, ड्रॉप करो, आपका काम हो गया। इससे कोडिंग करने की जरूरत भी कम हो गई। जो मैक्रोमीडिया बैकस्टेज था, इसमें एक चीजें और भी थी कि ये बाहरी साइटों पर डेटाबेस क्रिएट कराने में, डेटाबेस की कनेक्टिविटी को क्रिएट कराने में बहुत ज्यादा यूजफुल था। पेज की इंटरैक्टिव फीचर्स को बढ़ाने में भी मैक्रोमीडिया काफी रिस्पॉन्सिबल रहा है। मैक्रोमीडिया ने जब वेब डेवलपिंग का काम स्टार्टअप पर था तो इसने एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के रूप में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को काफी अच्छा कंट्रोल किया था अपने ऊपर। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को, इस पब्लिशिंग टूल को लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया। बाद में एडोब नाम की एक कंपनी थी, एडोब जो बहुत फेमस भी, एडोब रीडर भी आप पढ़ते हैं, एडोब फोटोशॉप भी है। एडोब ने ही अपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, एडोब ड्रीम व्यूअर। ड्रीम व्यूअर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना बेहद इजी हो गया, क्योंकि सोर्स कोड में बहुत सी चीजें पहले से ही बना के, जैसे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो उसमें क्या था, आपको टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी HTML में। कैसे? आप कोडिंग करोगे तब जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, सबमिट बटन के लिए कोडिंग करोगे तब बटन लगेगा। ड्रीम व्यूअर ने इसी फैसिलिटीज को कम किया। वहां पे टेक्स्ट बॉक्स पे बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, आपने यूज किया और उसको इस्तेमाल करके आपने अपनी वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे वर्डप्रेस पे आपने किया, वर्डप्रेस पे क्या होता है, वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ही ऑप्शन ज्यादा मिलता है। उसमें कोडर को कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सीधे टूल्स का यूज करो और आपकी वेबसाइट पर काम हो जाता है। ठीक है, तो इसी टूल्स को, अभी वर्डप्रेस तो बाद में आई, सबसे पहले ड्रीम व्यूअर पे ज्यादा काम हो रहा था। ड्रीम व्यूअर ने क्या किया, माइक्रोमीडिया के जितने भी फीचर थे उसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, माइक्रोमीडिया के जितने एडवांस फीचर थे सबको ड्रीम व्यूअर ने अपने ऊपर शामिल कर लिया। तो ड्रीम व्यूअर मार्केट में बहुत अच्छा चला। इसके बाद बहुत से प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया अपना विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में हम लोग ASP.NET यानी .NET पर कोडिंग करते हैं। .NET के सारे प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो पर बनाए जाते हैं। विजुअल स्टूडियो की फीचर्स भी ऐसे ही हैं कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे यूज होता है। अलग से बार बार SQL सर्वर यानी बैकएंड में आपको किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे डेटाबेस भी क्रिएट करने का ऑप्शन विजुअल स्टूडियो ने अपने अंदर ही दिया है। लोकल होस्ट पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वहां पर सारे सोर्स कोड एक सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज होते हैं। इसीलिए विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट डेवलपिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में। नेटबीन्स भी PHP के लिए सपोर्टेड है। नेटबीन्स का इस्तेमाल करके आप PHP जैसे सोर्सेस पे काम कर सकते हैं और उसमें भी CSS वगैरह के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो खैर ये सारे पब्लिशिंग टूल का हम लोग यूज क्यों करते हैं? सिर्फ एक ही मोटो है कि आपकी वेबसाइट इंटरैक्टिव हो सके, बेहतर काम करें और मार्केट में यूजर्स को काफी प्रभावित कर सके। ठीक है, अब तो एप्स बनाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो ये पब्लिशिंग टूल बहुत से हैं। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? मैक्रोमीडिया बैकस्टेज डेस्कटॉप टूल्स, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो, फिर एडोब ड्रीम व्यूअर के बारे में। अब अगर रियल में आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो और वेबसाइट डेवलपमेंट में और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ आपकी जो वेबसाइट है अब उसको प्रमोट कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग पे कैसे लाया जाए, उसको लाइक्स कैसे दिलाया जाए, हिट्स कैसे दिलाया जाए, तो इसके लिए
ओ लेवल के सिलेबस में ये चीज अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप हमारा अलग ट्यूटोरियल लीजिएगा, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि आप अपनी अगर वेबसाइट बना चुके हैं या आप एक डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांस लैंग्वेजेस पढ़ना चाहते हैं, फिर उस वेबसाइट को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे मार्केट में व्यूअर्स को गेन करेंगे, तो इन सब चीजों की जानकारी हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में देंगे। फिलहाल आज के बाद इस सेकंड लेसन का पूरा मॉड्यूल सेकंड का पूरा कोर्स खत्म होता है। धन्यवाद।